नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा और आज हाड़ौती की धरा पर जो कोटा अपना डिस्ट्रिक्ट है, पूरे संभाग में जो सबसे बेहतरीन मोती निकल कर के हमारे जो सामने आए हैं, उनसे मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। हर्षित भूटानी सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो हुआ है ज़िंदगी का एक बहुत सफल सफ़र मैं कहूँगा, जो कि पूरा किया है। तो ये तो एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि एक शुरुआत है। अभी आगे और सफ़र तय करना है। तो जिस प्रकार से ये जो संभव हो पाया है, बिल्कुल, कौन बनेगा करोड़पति के शो पे जाना, श्री अमिताभ बच्चन जी से वहाँ मिलना, उनसे बात करना, कुछ सवालों का जवाब देके धनराशि प्राप्त करना, तो एक बहुत ही यादगार समय रहा है ज़िंदगी का, जो कि मैं कहूँगा कि जब मैं बुढ़ापे में रहूँगा तब तक याद रहेगी। सर, अमिताभ बच्चन साहब अभी लगभग 80 की उम्र के हैं, तो उनमें जो अभी भी क्षमताएं हैं, तो आपने वहाँ पर देखी कि बिल्कुल यंग की तरह वो वहाँ मंच पे आए, अभिवादन किया। और इसके अलावा आपने और क्या महसूस किया वहाँ पर? सबसे पहली बात तो आज हम देखते हैं कि जिस हिसाब से आज की हम युवा पीढ़ी हैं, जो बच्चे भी होते हैं उनको भी देखा जाए, जो एक बुज़ुर्ग हम कहते हैं कि जो 60 साल या 70 साल की उम्र में होते हैं, उन बच्चों में भी शायद मैं कहूँगा इतनी स्फूर्ति नहीं होगी आज की तारीख में। तो वो एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल। तो उनको देख के हमें लगता कि यार, जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो खाली ये मतलब नहीं है कि उनका दूसरा, मैं ये कहूँगा, उनका व्यवहार, बोलने का तरीका बहुत कुछ सीखने लायक है श्री अमिताभ बच्चन जी से, कि वो कैसे बोलते हैं और इतनी उम्र में आके भी वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी निरंतरता दिखा रहे हैं अपने अभिनय में। तो वो सच में ये कहूँगा कि प्रणाम है उनको, बहुत बहुत शत शत प्रणाम है उनको। और वो एक ऐसा नहीं है कि हम जैसे लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे भी हैं, सबके लिए वो इतने तरीके से बात करते हैं, इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चों से कहते हैं भाई साहब, आप कैसे हैं? हमसे कहते हैं भाई साहब। तो वो ऐसा लगता है कि हम उनसे अपने आप को एक तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं। जी सर, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो कौन बनेगा करोड़पति, तो ये जो सफ़र है, इसकी शुरुआत आपकी कैसे हुई? आप दर्शकों को ज़रा बताएं। जी, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है ना, जो आपके हर समय पे ज़िंदगी के हर पड़ाव में काम आएगी। बिल्कुल। तो क्यों ना उस ज्ञान को अपने आप को और इम्प्रूव करने में लगाया जाए। 2020 से पहली बार हमने थोड़ा सा अच्छे से प्रयास किया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, थोड़े से हताश हुए। 2021 फिर प्रयास किया। 2022 जब आया तो इस बार तो हमने कमर कस ली थी कि नहीं, कुछ भी हो जाए, इस बार तो आना ही आना, कुछ भी करो। बहुत अच्छे से खेले। मैं, मेरी धर्मपत्नी, हम दोनों खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति शो। तो जिस हिसाब से हम लोग खेले, पहली बार जब मुझे अक्टूबर के समय में कॉल आया 2022 में, तो मैं खुद भी समझ नहीं पाया हुआ क्या। क्योंकि जो सामने जिन्होंने फ़ोन किया था मुझे, उन्होंने मुझे बोला कि मैं सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न से बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति के शो से, क्या मेरी बात हर्षित भूटानी से हो रही है? तो मैंने कहा हाँ सर, बात तो कर रहा हूँ। तो शुरुआत में लगा कि जैसे आपने सुना होगा फेक कॉल बड़ी आती है, लोगों को झांसे में देकर उनसे पैसे लूटने की बात होती है। तो मैंने शुरुआत में थोड़ा सा इसको अनदेखा किया, पर जिस हिसाब से फिर आगे उनका दोबारा कॉल आया, फिर उन्होंने एक लिंक भेजा कि हम आपका एक ऑनलाइन एक वीडियो लेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। तब मुझे जाके, जब वो ईमेल आई उनकी, तब जाके यकीन हुआ कि हाँ, सच में ये है, ये कौन बनेगा करोड़पति शो ही है। बिल्कुल। फिर मेरा जब उनसे साक्षात्कार हुआ, जो प्रश्न पूछे उत्तर दिए, फिर उसके 10-15 दिन तक कोई उनकी तरफ से कोई उत्तर, कोई फ़ोन नहीं आया। मैं थोड़ा सा निराश हुआ, कहा चलो कोई नहीं, इतना भी सही, इतना ही सही। कुछ समय बाद नवंबर के समय में उनका फ़ोन फिर से आया मुझे कि सर आपको मुंबई आना है। वाह। मैंने कहा सर पक्का ना, मैं मुंबई आ रहा हूँ।
फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपनी मुझे फ़्लाइट की टिकट भेजी कि आपको जयपुर से हम लोग फ़्लाइट की टिकट भेज रहे हैं, बिल्कुल। आपको मुंबई पधारना है। तो कंफर्म टिकट आती तो मैंने कहा नहीं, अब तो सच में ये बात है। अब पक्का यकीन हो गया कि अब कोई जो कहते हैं ना झांसा देने वाली बात नहीं है, एकदम 100% सही है, उचित है। और जिन्होंने ये प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहे हैं वो भी कोई गलत लोग नहीं है, उन पर थोड़ा बहुत विश्वास हुआ। अपने कुछ डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी मांगे थे वो शेयर किए। फिर हम मुंबई जब पहली बार गए 2022 में स्टेट पे थे। तो पहली बार ही गए आप मुंबई कि उसके भी उससे पहले मुंबई में ऑलरेडी। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में पहली बार गए? कौन बनेगा करोड़पति सोनी चैनल पर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कौन बनेगा करोड़पति के सेट देखा तो आंखें तो पूरी चकाचौंध हो गई, ये कौन सी दुनिया में आ गए हम लोग। तो उस समय पहली बार जब ये आया, इनका कॉल आया, हम लोग बैठे वहाँ पर कि आप टॉप 10 कंटेस्टेंट में आपको बैठना है, बच्चन जी आएंगे। फिर प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर उसके बाद संभव नहीं हो पाया हॉट सीट पे आने का। वो एक दिन का एपिसोड था जिसे हम फ्राइडे प्ले अलॉन्ग एपिसोड भी कहते हैं, और उसमें संभव तो नहीं, हम वापस कोटा आ गए। थोड़ा सा निराशा हुई, परंतु फिर संकल्प लिया कि नहीं, अगले वर्ष दोबारा फिर प्रयास करना है। अगले वर्ष हम दोनों, मैं और मेरी धर्मपत्नी, हम दोनों ने प्रयास किया। मुझे कॉल नहीं आया, मेरी धर्मपत्नी जी को कॉल आ गया इस बार। तो फिर एक बार मौका मिला अमिताभ बच्चन जी से मिलने का जी। तो 2023 में जब हमें दोबारा कॉल आया, हम लोग फिर से गए कौन बनेगा करोड़पति के शो पे, और उस समय धर्मपत्नी जी बैठी थी टॉप 10 फास्ट फिंगर में। उसके बाद अगले बार हम दोनों, मैं और मेरी धर्मपत्नी, हम दोनों ने प्रयास किया। मुझे कॉल नहीं आया, मेरी धर्मपत्नी जी को कॉल आ गया इस बार। तो फिर एक बार मौका मिला अमिताभ बच्चन जी से मिलने का जी। तो 2023 में जब हमें दोबारा कॉल आया, हम लोग फिर से गए कौन बनेगा करोड़पति के शो पे, और उस समय धर्मपत्नी जी बैठी थी टॉप 10 फास्ट फिंगर में। उसके बाद बहुत उनको रोना भी आया क्योंकि वो द्वितीय स्थान पे रहीं, और कहते ना 0.17 सेकंड से उनका वो समय रह गया। बहुत रोना आया उनको, मैंने उनको संभाला उस समय। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए कोटा, वापस से फ्राइडे प्ले अलॉन्ग में हमारा नहीं हुआ। और जब कोटा आए तो इस बार हम थोड़ा सा निराश थे कि अब तो शायद मुश्किल ही आए, क्योंकि एक बार मुझे प्रयास मिल चुका है, एक बार मौका मेरे अवसर मेरी धर्मपत्नी को मिल चुका है। तो इस साल तो मुश्किल ही था आना किसी प्रकार का कॉल। परंतु हम लोग भी, गर्मियों की छुट्टियां थी, स्कूल से अवकाश मिला हुआ होता है, हम लोग घर बैठे, संडे का समय था। तो सुबह संडे के समय ग्रीष्मावकाश के दौरान उनका कॉल आया। मैं तो यकीन नहीं कर पाया। उन्होंने पूछा कि क्या आप पहले आ चुके हैं? तो मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल आ चुके हैं, मैं आ चुका हूँ, मेरी धर्मपत्नी भी आ चुकी हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको कॉल बैक करेंगे। फिर 20 दिन ऐसे ही निकल गए। फिर मैं निकला, अब तो गया, अब तो बिल्कुल क्या, अब तो नहीं आना बिल्कुल भी। 20 दिन पश्चात उनका दोबारा से कॉल आया, वापस से वही इंटरव्यू हुआ। उन्होंने बताया कि सर इस बार थोड़ी सी राह कठिन रहेगी, क्योंकि इस बार रहेगा इंडिया चैलेंजर वीक। इंडिया चैलेंजर वीक जैसे आप पहले खेला करते थे फ्राइडे प्ले अलॉन्ग, जो कि एक दिन का होता था, इस बार पूरे सप्ताह भर का होगा। बिल्कुल। और सप्ताह भर में आपको मौका मिलेगा, पर मौका के बीच में एक और आपको अवसर के लिए दौड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। साक्षात्कार हुआ, वापस से हम लोग मुंबई पहुँचे। अभी अगस्त का महीना था, 1 अगस्त तारीख से हम लोग मुंबई पहुँचे। जब हम सेट पे पहुँचे तो हमें बताया गया वहाँ पर कि अब आप, जैसे पहले होता था कि हॉट सीट पे आने के लिए जो सबसे पहले उत्तर देता था वो सीधा हॉट सीट पे आता था, परंतु इस बार क्या होगा कि जो टॉप 2 कंटेस्टेंट होंगे जिनका सबसे कम समय होगा, उनके बीच में भी एक और राउंड होने वाला है, गजब, जिसको कहा गया जल्दी 5 राउंड। वाह। कि यानी कि अमिताभ बच्चन जी प्रश्न पढ़ते जाएंगे और जो सर्वप्रथम 5 क्वेश्चन का आंसर देगा वो जाएगा हॉट सीट पे, उसे अवसर मिलेगा। तो थोड़ा सा डर तो लगा कि ये कौन सी गुगली आ गई इस बार की, ये तो अलग ही चीज़ आ गया, कभी सोचा भी नहीं था इस प्रकार का कभी कुछ होने वाला है। परंतु पहला जैसे आया, अमिताभ बच्चन जी आए, पहला प्रश्न पढ़ा तो उसमें सर्वप्रथम नाम मेरा, तो थोड़ा सा तो अच्छा लगा कि एक वो नहीं, वापस से ऊर्जा आई कि नहीं इस बार तो लड़ना ही है। परंतु जब पहुँचे, प्रश्नों का उत्तर दिया, प्रथम राउंड में तो नहीं हुआ, दूसरे राउंड में खुद को संभाला कि कोई बात नहीं, इस बार भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा संयम रखें, शांति बनाए रखें, अपने आप को उसके लिए संभालें।
अगले दिन की जब शूटिंग वापस स्टार्ट होती है, उस समय जब वापस से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न पूछा गया, फिर वापस से नाम आया वही प्रथम नंबर पे। बिल्कुल। इस बार कहा था कि नहीं, संयम रखो, शांति से खेलते जाओ और अच्छे से अपने आप को एक नेचुरल प्रोसेस की तरह जाने दो। बिल्कुल। डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, क्योंकि अब तो बच्चन जी से बहुत बार मिलना हो गया है। तो जिस प्रकार से फिर बच्चन जी ने सवाल पूछे, 5 प्रश्नों का उत्तर दिया, उस समय तो सच कह रहा हूँ सर, आंख से आंसू आ गए थे। वाह सर, कितने प्रश्न आपसे पूछे गए थे वहाँ पर? कुल मिला के मुझसे 5 प्रश्न पूछे गए थे, और जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी थे कृष्णा जी, उन्होंने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया था। तो कुल मिला के 7 सवाल पूछे गए थे जो बजर राउंड था उसमें। जिसमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए? मेरे पूरे 5 थे। कृष्णा के 2 सही थे, मेरे 5 थे। 5 सही थे। तो जब 5वें प्रश्न के लिए उन्होंने कहा कि हर्षित जी आप पहुंच रहे हॉट सीट पर, तो उसमें समय तो आँख से आंसू ही निकल आए थे। खुद को संभाला, फिर बैठे हॉट सीट पे, फिर आगे प्रश्नों का दौर चला। वाह। तो सर, दर्शकों को अपन ये भी बताएं कि जो घड़ी आती है प्रश्न पूछने वाली, क्योंकि अपन बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के पहले मन जी घबराना, ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ? जी हुआ था। जब पहला प्रश्न आया था, जिस प्रकार से जो पहला प्रश्न में था कि 4 विकल्प थे, 4 पक्षियों का चित्र था, अब इधर घड़ी देखूं कि चित्र को देखूं, वो समझ में नहीं आ रहा था। तो समय होता है 45 सेकंड, और आपको चित्र भी देखना है, उत्तर भी देना है। पर प्रश्न काफ़ी सरल था कि इनमें से कौन सी चिड़िया मछली नहीं खाती है। तो सिंपल सा विकल्प बी था, जिसे हम स्पैरो या गौरैया भी बोलते हैं। बिल्कुल। वो तो सरल था, वो तो दे दिया बड़े अच्छे से। पर डर ये भी लग रहा था कि अगर पहले प्रश्न में आउट हो गया तो आज बहुत बुरा संकट आ जाएगा जीवन पे। सर, एक प्रश्न मेरा ये भी है कि प्रश्नों के उत्तर देना, इसके लिए कहीं ना कहीं नॉलेज की ज़रूरत है। तो ऐसी नॉलेज आपको कहाँ से मिली? आप जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हो, क्या आपने उसमें भी संघर्ष किया है? तो आप कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी देखिए, कौन बनेगा करोड़पति के शो के लिए जिस प्रकार आप सब जानते हैं कि एक कोई विषय रिलेटेड नहीं होता है, कि जैसे मैं एक सोशल स्टडीज़ का टीचर हूँ तो मुझसे सिर्फ सोशल स्टडीज़ के प्रश्न ही पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं बिजनेस स्टडीज़ से पढ़ाता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स से पढ़ाता हूँ। परंतु अगर आप ऐसे शो में जा रहे हैं जहाँ पे आपको समस्त विषयों का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे हिंदी हो, किसी भी प्रकार का आपका विषय हो, आपको संपूर्ण विषयों का ज्ञान होना चाहिए। पर एक समय ये भी लगता है कि कितना पढ़ो, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है, सागर है वो तो, सागर है पूरा। आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। बिल्कुल। तो जितना मुझसे संजोया गया, जितना अपने मस्तिष्क में भर सका, मैंने सब कुछ ज्ञान प्राप्त किया। खाली अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, अन्य विषयों को भी मैंने पढ़ना शुरू करा, और धीरे धीरे करके अपनी जो झिझक होती, जिसे हम कहते हैं कि नहीं, मैं एक विषय से बंधा हुआ नहीं रह सकता, बिल्कुल, वो चीज़ अपने आप से अंदर से निकाली, और अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हुए से पढ़ाता हूँ। परंतु अगर आप ऐसे शो में जा रहे हैं जहाँ पे आपको समस्त विषयों का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे हिंदी हो, किसी भी प्रकार का आपका विषय हो, आपको संपूर्ण विषयों का ज्ञान होना चाहिए। पर एक समय ये भी लगता है कि कितना पढ़ो, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है, सागर है वो तो, सागर है पूरा। आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। बिल्कुल। तो जितना मुझसे संजोया गया, जितना अपने मस्तिष्क में भर सका, मैंने सब कुछ ज्ञान प्राप्त किया। खाली अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, अन्य विषयों को भी मैंने पढ़ना शुरू करा, और धीरे धीरे करके अपनी जो झिझक होती, जिसे हम कहते हैं कि नहीं, मैं एक विषय से बंधा हुआ नहीं रह सकता, बिल्कुल, वो चीज़ अपने आप से अंदर से निकाली, और अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हुए खुद से तैयारी करी। कुछ इंटरनेट के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त किया, कुछ पुस्तकों के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त किया। तो अलग अलग जगहों से जहाँ जहाँ जितना ज्ञान बटोर सकता था बटोरा, और उसे अपने मस्तिष्क में याद करते हुए आगे चला। तो ये है हमारे साथ हरीश भूटानी सर, जिन्होंने अपार ज्ञान राशि के माध्यम से
अभी सर ने हमें बताया कि बंधन, किसी भी चीज़ को बांधना, उसका दायरा बनाना एक थोड़ी सी संकीर्णता है। विस्तार, अनंत गगन के जैसा विस्तार हमारे अंदर होना चाहिए। पक्षी को देखो आप, किसी भी दिशा में उड़ लेते हैं, उसी तरह जहाँ जहाँ से भी ज्ञान मिले। तो आज कौन बनेगा करोड़पति में जो इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, अमिताभ बच्चन साहब के सामने छोटे से समय में अच्छे से अच्छे प्रश्नों का जवाब दे कर के आज कोटा की धरती पर अपना एक नाम रोशन किया। एक नाम के साथ साथ कोटा की शान इन्होंने बढ़ाई। तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत और इनके माता पिता को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ।